check by using the midpoint, question number 3 करें, check by using the midpoint formula whether the diagonals of trapezium PQRS with vertices PQRS bisect each other। देखिए वर्ड बाइसेक्ट का मतलब ये कि टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर देना, ठीक है। तो जो डायगनल ऑफ ट्रेपेजियम है वो कभी भी एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते, कभी भी वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होते, ठीक है। अगर मिड पॉइंट उनका सेम आ गया तो इसका मतलब है कि डायगनल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब वो इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं। मगर अगर मिड पॉइंट सेम नहीं आता तो डायगनल बाइसेक्ट नहीं करते, यानी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होते। अब इक्वल हाफ में डिवाइड होने का क्या मतलब है, सपोज अगर ये एक सपोज 4 सेंटीमीटर की लेंथ है तो इस तरफ भी 2 सेंटीमीटर रह जाएगा, इस तरफ भी 2 सेंटीमीटर। और इक्वल हाफ में डिवाइड इक्वल हाफ में डिवाइड होने का मतलब जो है कि आपके पास दोनों साइड पर लेंथ सेम होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर 2 है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर समझो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 रह जाएगा। तो अगर मिड पॉइंट सेम है, मिड पॉइंट सेम का मतलब आपका मतलब समझ आ गया होगा कि अगर 2 लाइंस है आपके पास, ठीक है, और मिड पॉइंट सेम आ गया आपका, तो इसका मतलब है कि वो इक्वल हाफ में डिवाइड हुई हुई है। मगर अगर मिड पॉइंट सेम नहीं आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक आपके पास कुछ ऐसे डिवीजन हुई एक लाइन की और एक लाइन की कुछ ऐसी डिवीजन हुई हुई है, ठीक है, यानी कि अनइक्वल डिवीजन हुई हुई है आपकी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं आपको। अब जैसे ट्रेपेजियम में जैसे ये मैंने एरो दिखाया, साइड्स तो ये 2 पैरेलल हो सकती है मगर इन दोनों की भी लेंथ इक्वल नहीं होती। यहाँ तक कि ये जो 2 साइड्स है ये तो पैरेलल भी नहीं होती, ठीक है। तब हमने इसको नेमिंग कर दिया PQRS, ठीक है। अब हमने इनका मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट अब देखते हैं इसका क्या निकलता है, और मिड पॉइंट निकालने के बाद हमने इसी के अकॉर्डिंगली आंसर करना होगा, ठीक है। तो अब निकालते हैं, हमारे पास ये x1 है और y1 है, ठीक है, और ये x2 y2 है, x1 y1 है, ये x2 और ये y2 है। यहाँ पर भी ये x1 और y1 है, ये x2 और y2। ज़रा अब हर मर्तबा फार्मूला लिखने से आपसे गलती कम होती, ठीक है। x1 आपके पास 1 आ गया और x2 7 आ गया आपके पास, ठीक है, ये x1 था। फिर y1 0 आ गया आपके पास, y2 4 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास आता है 8/2, यहाँ पर आता है 4/2, ठीक है। आपको अभी ही पता चल जाएगा कि इनके मिड पॉइंट जो हैं एक ही पॉइंट आपको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये हो गया आपके पास। अब हम यहाँ पर भी कर लेते हैं, x1 आपके पास 6 है और यहाँ पर आपके पास -1 है और 2 आ गया, y1 आपके पास 0 आ गया और 4, ठीक है। ये आपके पास आ गया 5/2 और ये आपके पास आ गया 4/2, 5/2 और यहाँ पर ये इस पर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 2। अब आप देखें कि मिड पॉइंट इनके सेम नहीं आ रहे, और यही बात हमने की थी कि अगर मिड पॉइंट सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहे, ठीक है, यानी कि वो इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं मगर इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहे। अब हम इसी तरह से इसको आंसरिंग करेंगे, ठीक है। अब मिड पॉइंट ऑफ PR एंड मिड पॉइंट ऑफ SQ आर 5/2 एंड 2 एंड 4/2। अब इसमें x जो आपके पास वैल्यू है x की वो तो सेम नहीं है, y सेम है, मगर हमें दोनों को सेम होना मस्ट होता है। तो मिड पॉइंट डू नॉट कोइंसाइड, जैसे कि आपके पास ये दोनों वैल्यू सेम नहीं, सो द डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम PQRS डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट। हाँ, वो इंटरसेक्ट तो ज़रूर करते हैं मगर वो बाइसेक्ट नहीं करते, यानी इक्वल हाफ में दोनों डिवाइड नहीं हो रहे। इट शोज ट्रेपेजियम डू नॉट हैव इक्वल साइड्स, इसका मतलब है जब वो डायगोनल उसके जो है बाइसेक्ट नहीं कर रहे कॉमन पॉइंट पर, तो इसका मतलब है कि उनके साइड्स भी इक्वल नहीं हैं। अच्छा, क्वेश्चन 3 में अब हम गिवन पॉइंट्स पर ट्रेपेजियम जो है वो प्लॉट करके भी देख लेते हैं। अगर सॉल्व करना हो और हमें प्लॉट करने को ना कहा जाए तो फिर हम रफ सा कोई भी स्केच बना के अपने पॉइंट्स को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो चलें हम इसको विजुअलाइज भी कर लेते हैं। अब देखिए, पहला पॉइंट S मैंने जो है वो प्लॉट किया, x एक्सिस पर माइनस और y पर आपके पास 4 है, ठीक है, ये S हो गया। फिर आपके पास P पॉइंट जो है x एक्सिस पर 1 है और y 0 है, तो फिर वो x एक्सिस पर ही लाई करेगा।
फिर Q पॉइंट जो है x एक्सिस पर 6 है और y के पे जो है वो 0 है, तो इसलिए x एक्सिस पर लाई करेगा। R पॉइंट आपके पास x एक्सिस पर 7 है और y पर 4 है, तो ये आपके पास R पॉइंट है, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं, R को हम ज्वाइन कर लेते हैं Q से, इसी तरह S को हम ज्वाइन करते हैं P से, हम S को ज्वाइन कर लेते हैं R से, और यहाँ पर P को हम ज्वाइन कर लेते हैं Q से, ठीक है। ये अब आप देख सकते हैं, ये आपकी जो है दो साइड पैरेलल है, और आप देख रहे हैं ये साइड पैरेलल नहीं है, और ये आपके पास एक ट्रेपीजियम कंस्ट्रक्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम रोम्बस के बारे में थोड़ा जानेंगे। जो जो आपके पास क्वेश्चन में जो फिगर्स आ रही हैं, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते जा रहे हैं, मैं उसकी डिटेल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको उससे रिलेटेड कोई नो हाउ हो जाए, ताकि आपको अगर MCQs आए तो आप उसको हैंडल कर सके, ठीक है। अब रोम्बस जो है इज़ अ काइंड ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्यों हम इसको कहते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, एक किस्म की पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को पूरा करता है। जैसे कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो वो सब शर्तों को पूरा करता है। इस वजह से ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब रोम्बस दो तरह के, एक स्क्वायर है और एक नॉन स्क्वायर है। जो स्क्वायर रोम्बस है उसमें 4 साइड्स इक्वल हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, और सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। जबकि नॉन स्क्वायर जो आपके पास रोम्बस है उसमें 4 साइड्स भी इक्वल हैं, उसमें ऑपोजिट साइड भी पैरेलल है, मगर उसमें 2 एंगल्स, जो 2 ऑपोजिट एंगल हैं वो आपके पास ग्रेटर देन 90 डिग्री के होते हैं, और 2 ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपके पास स्मॉलर देन 90 डिग्री के होंगे। जो ग्रेटर देन 90 डिग्री का होगा वो ऑब्ट्यूस होगा, और जो स्मॉलर देन 90 वो एक्यूट होगा। मैंने एक एग्जांपल आपके आगे रखी भी, जैसे अगर ये 60 के हैं तो ये सामने के 120 के हो जाएंगे। फिर अगर ये सामने के 70 हो जाएगा, 70 तो ये आमने सामने के 110 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से आपका जो है वो इसके एंगल्स होते हैं नॉन स्क्वायर के, ठीक है। अब एक और चीज़ जो है इसमें हम पढ़ेंगे वो है स्क्वायर में जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया, ये भी अगर 90 का है तो इसके सामने भी 90 का होगा, और अगर 60 है तो वो भी 60 का होगा। मगर एक और चीज़ है कि जो इनके ये एडजेसेंट एंगल है, यानी कि मैंने A + B को ऐड किया तो इन दोनों का सम 180 के इक्वल आएगा, यानी कि ये सप्लीमेंट्री एंगल हुए फिर, ठीक है ना। इसी तरह अगर इसके हमने पढ़े थे, यहाँ पर हमने पढ़े, सपोज़ ये कर एक फिगर है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 60 का एंगल होगा, ये तो ये भी 60 का हो जाएगा, ये भी 120 का है तो ये भी 120 का हो जाएगा। मगर अगर मैं 120 और 60 को ऐड करूँ, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो इनका सम 180 आना चाहिए, ठीक है। कोई भी आपके पास वैल्यूज़ हो, मगर उनका जो ये जो एडजेसेंट एंगल है, जैसे ये AB है, ये एडजेसेंट एंगल है, BC को ऐड करूँ तो ये एडजेसेंट एंगल है, CD को ऐड करूँ तो ये आपके पास एडजेसेंट एंगल है, और AD को ऐड करूँ तो ये एडजेसेंट एंगल है। यानी कि इनका सम 180 आना चाहिए, और ऑपोजिट इंटीरियर एंगल आपके पास इक्वल होते हैं, ठीक है। फिर स्क्वायर में जो है डायगनल्स की लेंथ तो इक्वल होती है, और डायगनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये एक रोम्बस शेप बना रही हूँ तो ये आपके पास डायगनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, ना सिर्फ ये परपेंडिकुलर है बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो मीट कर रहे हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर मीट करें। इन दोनों डायगनल्स का मिड पॉइंट सेम होता है, यानी कि मिड पॉइंट M1 = M2, यानी इस एक डायगनल का मिड पॉइंट दूसरे डायगनल का मिड पॉइंट आपके पास इक्वल होते हैं। नॉन स्क्वायर डायगनल में जो है डायगनल की लेंथ डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एंगल डिफरेंट है, यानी कि एक डायगनल की लेंथ डिफरेंट हो सकती है, दूसरे की डिफरेंट हो सकती है, मगर ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर उसी तरह होते हैं, और इनके मिड पॉइंट भी आपस में इक्वल होते हैं। और इसी मिड पॉइंट इक्वल होने की वजह से हम किसी किसी जगह पर इस तरह के क्वेश्चंस का सलूशन भी जो है वो निकालते हैं, ठीक है, जो आप अपनी एक्सरसाइज के इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ठीक है। Question number 4, if vertices of a rhombus are A, B, C and D, show that its diagonal bisect each other and also find the length of each diagonal. हमने एक तो ये फाइंड आउट करना है कि डायगनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, दूसरा हमने लेंथ ऑफ द डायगनल फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि आपने अब रोम्बस के बारे में रीड कर लिया है, इन जितने भी रोम्बस के साइड्स हैं इनकी लेंथ तो इक्वल होगी, ठीक है। वो अगर आप इसको चेक करना मांगते हैं तो आप इस तरह से इनके डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। आप जब इनकी लेंथ निकालेंगे, वैसे इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, मगर मैं फिर भी आपको ये डेटा प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस AB निकालें,
आप डिस्टेंस बी सी निकालें, ठीक है, फिर डिस्टेंस आप सी डी निकालें, क्योंकि इसी सीक्वेंस से आप जाएंगे अगर आपके पास 4 पॉइंट्स होते हैं, और डिस्टेंस आप ए डी निकालें तो ये सारे डिस्टेंस आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 10 के इक्वल आएंगे, ठीक है। ये तो आपका कंफर्म है कि ठीक है कि इनके डिस्टेंस जो है इक्वल है, जो साइड्स ऑपोजिट आपके पास गिवन है। अब हमने क्या करना है कि इनके जो डायगोनल्स हैं उनको फाइंड आउट करना है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब वो मिड पॉइंट के फॉर्मूला से हम फाइंड आउट करेंगे। मैं इस पॉइंट पर आपको रोम्बस ड्रॉ भी करके दिखा देती हूँ। अब ये देखें, आपने इन पॉइंट्स को प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। ए जो है आपके पास एक्स एक्सिस पर -3 है और वाई पर आपके पास -1 है। यहाँ से -3 और यहाँ से -1 एक्सटेंड कर इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला तो पॉइंट ए मिला। बी पॉइंट जो है वो ओरिजिन पर है 0 0 है। सी पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर 1 है, वाई पर 3 है। दोनों को एक्सटेंड करें, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको सी मिलेगा, ठीक है। अब डी आपने एक्स एक्सिस पर -2 और वाई एक्सिस पर 2 को एक्सटेंड किया और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट, वहाँ पर आपने डी जो है शो कर दिया। अब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि ये आपको एक रोम्बस की शेप दे देंगे, ठीक है। ये देखिए, आपने ये ज्वाइन किया, ये आपके पास एक रोम्बस की शेप आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने ये डायगोनल जो है फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब डायगोनल जो है क्या ये बाइसेक्ट कर रहे हैं और किस पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। मैं सोल्यूशन तो हम करेंगे मगर आपको थोड़ा ग्राफ के थ्रू भी जो है ये समझ आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, आपके पास दोनों डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये किस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। देखिए, ये जो दोनों डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो -1 और 1 पर, यानी कि ये आपके पास, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आपके पास आ गया -1 और 1, ठीक है। यानी ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट करें। अब ये हम जो है ना कैलकुलेशन के थ्रू जो है करके देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। अब ये देखिए, हम डायगोनल्स के मिड पॉइंट फाइंड आउट करें। मैंने एक छोटी सी आपके पास रोम्बस शेप शो कर दी ताकि आपको पता चले। अब हम मिड पॉइंट के थ्रू जो है फाइंड आउट करेंगे क्या हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है। यहाँ पर x1 और y1, ये x2 y2 मिड पॉइंट के जो फॉर्मूला है उससे आप फेमिलियर है, ठीक है। x1 आपके पास -3 है और x2 आपके पास 1 है, बाय 2 आ जाएगा। y1 आपके पास -1 है और y2 आपके पास 3 है और डिवाइडेड बाय 2 है। ये -2/2 हो जाएगा और ये 2/2 हो जाएगा। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 1 और -1 आया, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, x1 0 और x2 आपके पास जो है -2 है, ठीक है। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही -2 लिख देते हैं, बाय 2 हो जाएगा। फिर y1 0 है और यहाँ पर आपके पास 2 हो जाएगा, बाय 2 हो गया। -2/2 हो जाएगा और 2/2 हो गया, ठीक है। ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा और आपके पास -1 और 1 आया। और ये आपने ग्राफ के थ्रू भी देख लिया कि आपके पास जो डायगोनल के मिड पॉइंट्स थे वो क्या आ गए, -1 और 1 आ गया आपके पास, ठीक है। तो आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है आप उसको फिर इस तरह से आंसर करेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ AC यानी डायगोनल AC और मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD जो है वो कॉन्साइड कर रहे हैं एक पॉइंट -1 1 पर। वो इंडिकेट करता है दैट द डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट द सेम पॉइंट। तो ये पहली बात जो है वो आपकी कंफर्म हो गई। अब हमने ये तो देख लिया कि कॉमन पॉइंट पर जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं लेंथ ऑफ द डायगोनल्स क्या है। इसी से हमें पता चलेगा कि ये स्क्वायर है कि नॉन स्क्वायर रोम्बस है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास x2 की वैल्यू 1 है और जो माइनस आपके पास है x1 की वैल्यू आपके पास क्या है, -3, ठीक हो गया। y2 की वैल्यू आपके पास 3 है और y1 की वैल्यू है -1। अब आप इसे ओपन करें, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया और होल स्क्वायर आपके पास आ गया। यहाँ पर भी आपके पास होल स्क्वायर, ये 4 आ गया होल स्क्वायर है, ये 4 आ गया होल स्क्वायर है, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पर 4 टाइम्स 16 हो गया, 4 टाइम्स 16 हो गया। 16 को आप ऐड करोगे तो आपके पास 32 हो जाएगा और जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है।
यानी कि आपके पास एक डायगोनल की लेंथ आ गई। अब दूसरे डायगोनल की आप लेंथ निकालते हैं, ठीक है। x2 आपके पास -2 है और यहाँ पर 0 है, y2 2 है और y1 आपके पास 0 है। यहाँ -2 का स्क्वायर लोगे, यहाँ 2 का स्क्वायर ले लें, यहाँ 4 आ गया आपके पास, यहाँ 4, दोनों को आप ऐड करें। जब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई फॉर्म में लाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आप नोटिस करें आपके पास दोनों डायगोनल्स की लेंथ डिफरेंट आई है, ठीक है। जब दोनों डायगोनल्स की लेंथ डिफरेंट आए तो ये आपके पास कौन सा रोम्बस हो जाता है, ये नॉन स्क्वायर रोम्बस है, ठीक है। अब आपने दोनों जो है क्वेश्चन है उनको आंसर कर लिया इसमें, ठीक हो गया।